नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल कामरा और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब शहर के एक हॉन्टेड या कहें कि खौफनाक कब्रिस्तान की कहानी। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो बता दूं कि ये एक विकी नाम के शख्स की कहानी थी जिनके फादर ने अपनी जान गंवा दी थी सिर्फ इसलिए कि वो इस कब्रिस्तान से रात के समय गुजर रहे थे। इस कब्रिस्तान से निकलता है एक शॉर्टकट जिसे लोग अक्सर समय बचाने के लिए यूज कर लेते हैं और उसके बाद उनका समय हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद भी इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ इस कब्रिस्तान के इतिहास से जुड़ी कुछ डिटेल्ड स्टडी और कुछ और लोगों के किस्से जो इस कब्रिस्तान की चपेट में आ गए थे। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने जिस इंसान की स्टोरी सुनाई है, मैं उनके दादाजी से मिला और क्योंकि मैं इस कब्रिस्तान के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस था तो उन्होंने मुझे इसके इतिहास के बारे में सब कुछ बताया। इस कब्रिस्तान के हॉन्टेड होने की सबसे पहली बात सामने आई आज से 30 साल पहले सन 1995 में। उस समय ये जगह जो है वो शहर के आउटस्कर्ट्स में आती थी और बिल्कुल भी डेवलप नहीं थी, लेकिन ये लोगों की पर्सनल ज़मीन थी, यानी ये सरकारी ज़मीन तो बिल्कुल भी नहीं थी। इसी साल में वहाँ के एक कच्चे मकान में रहने वाली एक मुस्लिम फैमिली ने अपने एक बुज़ुर्ग को वहीं दफना दिया था और ऐसा करते करते आसपास के जो और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे वो भी अपने बुज़ुर्गों की लाश को वहीं दफनाने लगे थे। जब तक ये ज़मीन लोगों की नज़रों में आई तब तक 1 साल बीत चुका था। अभी तक काफ़ी सारी मुस्लिम फैमिलीज़ ने अपने छोटे बच्चों की, बुज़ुर्गों की या फिर अपनों की लाशें वहाँ पर दफना दी थी और वहाँ पर उनकी कब्र बना दी थी, लेकिन फिर भी क्योंकि ये लोगों की पर्सनल ज़मीन थी तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। अब हुआ ये कि गवर्नमेंट ने एक ऐसा एरिया चुना जहाँ पर कब्रें बहुत ज़्यादा थी या फिर काफ़ी ज़्यादा लाशें दफनाई गई थी। उस एरिया को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी मान करके एक कब्रिस्तान घोषित कर दिया गया और जिन लोगों की ज़मीन उसके अंडर आई थी उन्हें थोड़ा ही पास में कुछ और ज़मीन अलॉट कर दी गई। यही समय था जब इस कब्रिस्तान के बाहर एक गेट भी बनवा दिया गया था और यही था वो दरवाज़ा जिसको क्रॉस करके लोग उस शॉर्टकट रास्ते की तरफ जाते थे और हमेशा हमेशा के लिए उस नेगेटिविटी के शिकार हो जाते थे। ये सब कुछ हुआ और उस जगह को एक प्रॉपर कब्रिस्तान घोषित कर दिया गया, लेकिन एक बात ऐसी थी जिसे वहां के आसपास के लोग बिल्कुल नहीं जानते थे और वही बात आगे चल के लोगों के लिए परेशानी का कारण भी बन गई थी। जितनी जगह को सरकार ने कब्रिस्तान घोषित कर दिया था उसके अलावा भी बहुत सारी जमीन ऐसी थी जिसके नीचे लोगों की लाशें दफनाई हुई थी, लेकिन इसके बारे में वहां पर कोई भी नहीं जानता था। ये सब होने के बाद उस कब्रिस्तान के सटकर जितने भी लोगों की ज़मीन थी वो लोग अब अपनी ज़मीन की चारदीवारी करने लगे। अब आपको मालूम होगा कि जब भी किसी ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है तो पहले उस ज़मीन को प्लेन किया जाता है, या तो उसकी खुदाई करवा करके या फिर और मिट्टी गिरवा करके। तो जब जेसीबी आई और लोगों ने अपनी ज़मीनों की खुदाई करनी स्टार्ट की तो उनकी ज़मीनों के नीचे से बहुत सारे कंकाल और लाशें निकलने लगी। कुछ जगह और ऐसी थी जिसे कब्रिस्तान घोषित किया जाना था, लेकिन क्योंकि वहां पर लाशें बहुत कम दफनाई गई थी और उनका कोई अपना प्रोटेस्ट करने नहीं आया था तो उस जगह को लोगों को वापस लौटा दिया गया। लेकिन निकल कर सामने ये आया कि वहां पर भी बहुत सारे लोगों की लाशें दफन हैं और वहां से ढेर सारे कंकाल निकलने लगे। ये चीज़ें देखकर लोग बहुत ज़्यादा डर गए। इस वीडियो के पार्ट 1 में जिन विकी की मैंने कहानी सुनाई है उनके मकान के नीचे भी जब खुदाई हुई थी तो वहां पर ढेर सारे कंकाल मिले थे, यानी उनका घर भी कब्रिस्तान की ज़मीन के ऊपर बना हुआ था। उनके दादाजी ने बताया कि उनके मकान की भी जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो उनके घर के नीचे से भी ढेर सारे कंकाल निकले थे। उन्होंने ये भी बताया कि उस समय में इस कब्रिस्तान के जस्ट सट के एक ज़मीन थी जहां पर एक बिल्डर कॉलोनी बनाना चाहता था। उस कॉलोनी की ज़मीन पर एक बहुत ही अजीब चीज़ हुआ करती थी। वो जितनी बार भी वहां पर खुदाई करवाता या मिट्टी फेंकवाता और पानी फेंकवाता तो वो मिट्टी कभी सूखती ही नहीं थी और वो पूरी ज़मीन में बहुत ज़्यादा नमी रहा करती थी। अब किसी भी ज़मीन में अगर नमी रहेगी तो वहां पे बिल्डिंग बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे कि उस समय यहां पर कब्रें बोला करती थी।
दिन में भी जो लोग वहां से गुजरते थे उन्हें दिन में ही कभी कभी ऐसा फील होता था कि पीछे से उन्हें किसी ने आवाज दी है, और जब वो पीछे मुड़कर देखते थे तो वहां पर कोई भी नहीं होता था। इस चीज से वो बिल्डर काफी ज्यादा परेशान था कि उसकी जमीन में काफी ज्यादा नमी है और वो पानी नहीं सोख रही है। तो उसने ढेर सारे इंजीनियर्स को बुलाया, बहुत सारे एक्सपर्ट्स की मदद ली, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। सब लोग जानते थे कि वो जमीन काफी ज्यादा हॉन्टेड है और वहां पर काफी लोगों को कब्रों में से आवाज सुनाई देती है। इस चीज का इलाज करने के लिए वहां के बड़े बुजुर्गों ने एक सुझाव दिया और उस जमीन पर एक खेत्रपाल बाबा जी का मंदिर और एक काली माता का मंदिर बनवाया गया, जो आज तक वहां पर है। ये दोनों मंदिर बनने के बाद इस कब्रिस्तान में दिन में तो चीजें कम हो गई, लेकिन रात में अभी भी जो लोग उस कब्रिस्तान के बीच में से निकलते हैं उनके साथ नेगेटिविटी कुछ ऐसा करती है कि या तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है या फिर वो खुद ही नशे कर करके अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। ये तो थी इस कब्रिस्तान की बैक स्टोरी, लेकिन अब आते हैं इस कब्रिस्तान से जुड़े दो भाइयों की कहानी पर, जिनकी स्टोरी शायद आपकी रूह कपा देगी। 1995 से लेकर आज तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस कब्रिस्तान की जद में आए हैं, और ऐसे ही थे ये दो भाई जो सन 2015 के आसपास मुक्तसर साहिब शहर के इस एरिया में रहा करते थे। इनका नाम था बलजिंदर और मलकीत, और इन दोनों भाइयों का वहां पर काफी ज्यादा रुतबा था, क्योंकि जो बलजिंदर था वो उन दिनों वहां के एक कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन का हेड हुआ करता था। मलकीत की उम्र 24 साल थी और वो बलजिंदर से 3 साल छोटा था। ये दोनों भाई इतने ज्यादा निडर थे कि ये बिना डरे उस रास्ते से आया जाया करते थे। एक दिन अचानक से मलकीत सुबह से शाम तक घर नहीं आया। सब ने काफी ज्यादा फोन्स किए, बहुत सारे लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। सब लोग काफी ज्यादा डर गए और उसे अलग अलग जगह पर ढूंढने लगे। रात होते होते मलकीत खुद ही वापस से घर आ गया, लेकिन जब वो घर आया तो वो बुरी तरह से ड्रग्स के नशे में धुत था। सब लोग उस दिन बहुत ज्यादा डर गए कि यार मलकीत को ये आदत कब से लग गई, वो कब से ड्रग्स करने लग गया। वो जैसे ही अपने घर पे आया तो वो अपने बेड पर कुछ इस तरह से पड़ के सोया कि वो गिरते ही बेहोश हो गया। लेकिन सुबह जैसे ही उसकी आंख खुली तो बलजिंदर उसके एकदम सामने बैठा था। बलजिंदर ने उससे उठते ही सवाल किया कि वो कब से ये ड्रग्स जैसी चीजें कर रहा है, लेकिन मलकीत के पास इन सब चीजों का कोई भी जवाब नहीं था। धीरे धीरे ये ड्रग्स की आदत बहुत ज्यादा बढ़ गई और मलकीत अपने घर के पीछे वाले कब्रिस्तान में बैठकर ही इंजेक्शन से ड्रग्स लेने लगा। उसके घर वालों ने उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की कि किसी तरह से वो ड्रग्स छोड़ दे। वो रात रात भर उसके पीछे जा जा करके उसे उस कब्रिस्तान से वापस लेकर के आते, सारा दिन उसको ट्रैक करते कि वो कहाँ पर है, वो घर से निकला है तो वो कहाँ पे गया है, लेकिन किसी भी चीज का कोई भी फायदा नहीं हुआ। इस कब्रिस्तान के लिए एक बात उस एरिया में बहुत ज्यादा फेमस है कि जितने भी लोग इस कब्रिस्तान में ज्यादा आते जाते थे वो लोग पजेस नहीं हुए थे, बल्कि उन लोगों को किसी न किसी नशे की लत लग गई थी और उन लोगों ने उसी नशे के लत में ही अपनी जान गंवा दी थी। और एग्जैक्ट यही हुआ मलकीत के साथ। इस बात के करीब 1 साल बाद मलकीत की लाश उसी कब्रिस्तान में मिली, लेकिन जिस कंडीशन में उसकी लाश इस कब्रिस्तान में मिली थी वो बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाली थी। एक दिन सुबह मलकीत चुपके से अपने घर से निकला और ड्रग्स करने के लिए उसी कब्रिस्तान में चला गया। शाम होते होते जब सब लोग उसे ढूंढने के लिए उस कब्रिस्तान में पहुंचे तो देखा कि मलकीत एक पेड़ से सट करके आराम से बैठा हुआ है और उसकी आंखें खुली हैं। जब बलजिंदर उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि मलकीत की खोपड़ी के एकदम सेंटर में एक कील गड़ी हुई है, जो उस पेड़ के अंदर भी उतनी ही गहराई में गड़ी हुई है। यानी एक तरह से यह माना जा सकता था कि उस कील के सहारे मलकीत उस पेड़ से टका हुआ था। मलकीत का किस्सा यहां पर खत्म हो चुका था, लेकिन बलजिंदर और उसके परिवार के लिए इस कब्रिस्तान का श्राप अभी तक खत्म नहीं हुआ था। मलकीत को गए अब 6 महीने हो चुके थे, लेकिन उससे भी बड़ा सदमा उसके परिवार को अब लगने वाला था, क्योंकि मलकीत के बाद बलजिंदर भी उस नशे की लत में पड़ चुका था और उसी कब्रिस्तान में बैठकर वो वही ड्रग्स करने लगा था। बलजिंदर का नशे में पड़ना एक सदमा माना जा सकता था अगर उसके साथ वो नहीं होता जो मैं आपको अब बताने वाला हूं।
बलजिंदर का रुतबा और ग्रुप पूरा खत्म हो चुका था, क्योंकि उसके सारे दोस्त, उसके ग्रुप के लोग उसके नशे की आदत के चलते उससे दूर हो चुके थे। थोड़े समय बाद मलकीत की ही तरह बलजिंदर भी एक दिन सुबह अपने घर से गायब हो गया। उसे ढूंढते ढूंढते जब लोग शाम में उस कब्रिस्तान में पहुंचे तो देखा कि बलजिंदर की लाश भी उसी कब्रिस्तान में पड़ी है और मलकीत की ही तरह उसके सर में भी एक चोट का निशान है। बलजिंदर के सर में जो चोट का निशान था वो एकदम वैसा था जैसा कील से मलकीत के सिर में बन गया था। ये हंसता खेलता परिवार इस कब्रिस्तान के हाथों बलि चढ़ गया था और कोई इसके बारे में कुछ नहीं कर पाया था। इस दशक में न जाने कितने परिवार ऐसे हुए जिनके अपनों की बॉडी उस कब्रिस्तान में पाई गई। और ऐसा ही उस एरिया में एक फेमस किस्सा है नीतू का, जो कि 25 साल की एक लड़की थी। एक्चुअल में नीतू और उसका परिवार भी उसी कब्रिस्तान के आसपास वाले एरिया में रहते थे और उसका छोटा भाई गगन भी इसी ड्रग्स की आदत में फंस चुका था। वो इसी पीछे वाले कब्रिस्तान में बैठकर ड्रग्स लिया करता था और नीतू अक्सर उसे ढूंढने के लिए इस कब्रिस्तान के रास्ते जाया करती थी। इसी के चलते नीतू और उसकी फैमिली बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि वो किसी तरह से गगन को उस नशे की आदत से बचाना चाहते थे। नीतू रोज शाम को उसी कब्रिस्तान के रास्ते से निकलती और अपने भाई को ढूंढने की कोशिश करती। एक अकेली लड़की ड्रग्स किए लोगों के बीच में रोज उस कब्रिस्तान के एरिया में अपने भाई को ढूंढने के लिए जाती, लेकिन जब तक नीतू वहां पर पहुंचती या अपने भाई के सामने पहुंचती तो वो उसे देख करके भाग जाता और उस कब्रिस्तान से गायब हो जाता। अपने भाई को बचाते बचाते नीतू भी इस कब्रिस्तान की नेगेटिविटी में फंस चुकी थी और पता नहीं कैसे उसे भी ड्रग्स की आदत लग गई थी। नीतू अब उसी कब्रिस्तान में बैठकर ड्रग्स करने लगी थी जहां पर वो अपने भाई को ढूंढने जाया करती थी। और थोड़े समय बाद अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि नीतू रात को घर नहीं लौटी। उसके फैमिली वाले काफी ज्यादा परेशान हुए। उन्होंने अपने आस पड़ोस में फोन किया, सबको फोन करके बताया कि नीतू घर नहीं लौटी है। क्योंकि उनकी एज 60s में थी तो वो खुद उसे ढूंढने के लिए नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने आसपास के लोगों से हेल्प मांगी। सारी रात इन लोगों ने नीतू को ढूंढा, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिली। और अगले दिन जब उसे ढूंढने के लिए उस कब्रिस्तान में लोग गए तो उन्होंने देखा कि नीतू की लाश भी वहां एक कब्र के ऊपर पड़ी हुई थी और उसके सर पर भी एग्जैक्ट वैसा ही कील का निशान था जैसा बलजिंदर और मलकीत की बॉडी पर मिला था। ये बात पॉसिबल है कि उस एरिया में ड्रग्स बहुत ज़्यादा हो तो लोग ड्रग्स के आदी हो गए हो। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा कि वहाँ पर कोई सीरियल किलर होगा जो एक ही पैटर्न में लोगों को मार रहा है। लेकिन 1995 से लेकर 2025 इन 30 सालों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस कब्रिस्तान से गुजरे और वो पजेस होने की जगह किसी नशे की लत में लग गए। ऐसे लोग जिन्हें कभी कोई सोच ही नहीं सकता था कि ये भी नशा कर सकता है। बहुत सारी नेगेटिव जगह ऐसी होती है जहां पर ज़रूरी नहीं है कि कोई एंटिटी आपको पजेस कर ले। मुझे ऐसा लगता है कि शायद एंटिटीज़ का भी एक पैटर्न होता है और इस कब्रिस्तान की जो एंटिटीज़ हैं उनका पैटर्न यही है कि वो किसी को इतना ज़्यादा हॉन्ट कर दें और उनके अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भर दें कि वो ड्रग्स करने लगें और ड्रग्स करते करते ही वो अपनी जान दे दें। आपका इसके बारे में क्या मानना है, आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। तो ये थी दोस्तों इस कब्रिस्तान की बैक स्टोरी और इससे जुड़े कुछ खौफनाक किस्से। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे कहानियाँ लेकर के आऊँगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पे आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। सायोनारा, हर हर महादेव।